guys, welcome to Science Institute. This is your Manoj sir. We are going to study new chapter. Dear students, यह प्रेजेंट टेंस का पार्ट सेकंड है। पिछले पार्ट वन में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हर पॉइंट को बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझा और यह भी जाना कि किसी भी चैप्टर को मात्र पढ़ने भर से उसका पूर्ण ज्ञान नहीं लिया जा सकता जब तक कि उस चैप्टर की बेहतर प्रैक्टिस ना की जाए। और इसी उद्देश्य से हमने इस प्रैक्टिस टेस्ट पेपर वीडियो को बनाया है ताकि आप सभी मोर एंड मोर प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। सो गाइस, प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा पेपर सॉल्व करने से पहले। सबसे पहले हम किसी भी पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हम उस पेपर के जो ऑप्शन होते हैं, यानी रॉन्ग जो ऑप्शन होते हैं, उनको हटाएंगे। और जब रॉन्ग ऑप्शन हटाते जाएंगे तो जो लास्ट में बचेगा वो हमारा राइट आंसर होगा। और उस राइट आंसर को हम सेंटेंस के साथ कंफर्म भी करेंगे ताकि हम 100% तक ये श्योर हो सकें कि जो ऑप्शन हमने चुना है वह पूरी तरह से सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शी मेक टी डेली। डेली मैं यहाँ क्लियर कर दूं, डेली, पर डे, एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, जनरली, ऑफन, सेल्डम आदि वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाते हैं। ये जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हैं ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें किसी क्रिया के स्टार्ट होना पाया जाता है। तो जब भी इस प्रकार के वर्ड हमें किसी सेंटेंस में मिलेंगे तो सबसे पहले हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए प्रेफरेंस देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी मेक्स टी डेली, हमें डेली वर्ड मिल गया। सबसे पहले तो हम दिए गए ऑप्शन में देखेंगे कि मेक जो वर्ड है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये पास्ट इंडेफिनिट का भी हो सकता है, क्योंकि इसके साथ ही वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है। फ्यूचर इंडेफिनिट का भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या मेक के साथ दी गई हेल्पिंग वर्ब सुटेबल है। इज ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब के साथ आईएनजी, जैसे कि इज गोइंग, प्लेइंग आदि। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सी के बाद तो फर्स्ट फॉर्म है और इज, आर, एम, वॉज वर्ब के साथ तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है, इज एम आर वाली वर्ब आती है। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। अब बात करते हैं दो ऑप्शन की, डज और डू की, यानी बी और सी की। क्योंकि ये सी सिंगुलर होता है और सी सिंगुलर है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। सी सिंगुलर है इसीलिए सी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि डू का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है और सी सिंगुलर है, इसीलिए हमारा आंसर बी सही हो गया। डज, क्योंकि डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई ऑलवेज, मैंने बोला था अभी, डेली, पर डे, एवरीडे, नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, जनरली, ऑफन, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, वंस अ वीक, इस प्रकार के जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि दिए गए सेंटेंस में इस प्रकार के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आए हैं, तो सबसे पहले प्रेफरेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही देंगे। तो आई प्ले, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। प्लेइंग हो नहीं सकता सी वाला, क्योंकि इसके साथ इज हमारे वॉज वर्ब होना चाहिए। तो ये हमारा गलत हो गया, तो मैं गलत का निशान लगाया था। सी खत्म हो गया। डी हो नहीं सकता कि डू और प्ले एक साथ नहीं आ सकती, और पहली बात तो ये है कि डू हेल्पिंग वर्ब है जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आती है, जबकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। बचे हमारा ए और बी, क्योंकि आई प्लूरल होता है इसीलिए प्लेज हो नहीं सकता। आंसर भी हमारा सही हो गया। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ऑप्शन का चुनाव कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ही माय बॉस।
अब ये टेंस किसी का भी हो सकता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट, कुछ भी हो सकता है। 12 टेंसों से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ना तो यहाँ कहीं क्लियर हो रहा है कि टेंस फ्यूचर का है, पास्ट, ना ही हेल्पर दी गई है। इस स्थिति में हम सबसे पहले ऑप्शन पे जाएंगे और देखेंगे कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। देखिए, से हो सकता है, से हो सकता है, सेइंग नहीं हो सकता, सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी वाली वर्ब है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब आती है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। डी ऑप्शन इसलिए गलत है कि हमारे पास ऑप्शन मिल रहे हैं ए और बी। अब ये दो ऑप्शन बचे हुए हैं ए और बी, और दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है क्योंकि किसी में भी सेकंड फॉर्म दी नहीं है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इस वजह से आंसर हमारा बी हो गया और ए गलत हो गया। तो इसको हम सही कर देते हैं और ये हमारा गलत हो गया, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। आते हैं फोर्थ पर, समवन ऑफ द बॉयज रिंग यू एवरी डे एट नाइट। क्या लड़कों में से कोई तुम्हें रात में प्रत्येक दिन कॉल करता है? ये इस प्रकार का मीन है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा दिए हुए सेंटेंस जो है उसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है। देखिए, देखने में तो सब्जेक्ट प्लूरल लग रहे हैं, समवन ऑफ द बॉयज, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, हम वॉइस को देखकर ये फाइनल नहीं करेंगे कि सब्जेक्ट वो, हम ये देखेंगे कि इसका मीन क्या है। समवन ऑफ द बॉयज, समवन ऑफ द बॉयज का मतलब है लड़कों में से कोई, समवन ऑफ द बॉयज का मतलब है लड़कों में से कोई, अर्थात यहाँ जो क्रिया कर रहे हैं वो लड़के नहीं है बल्कि लड़कों में से कोई एक क्रिया कर रहा है, अर्थात हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ओबियसली हम सबसे पहले नीचे ऑप्शन में देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट को कौन से ऑप्शन सही लग रहे हैं। देखिए, आर डू हो नहीं सकता क्योंकि प्लूरल में आता है, ये ऑप्शन कर दो। डज हो सकता है, आर हो नहीं सकता, हाँ वॉज हो सकता है हमारा, चलिए एक पल के लिए मान लिया वॉज है। अब देखते हैं एवरीडे, तो एवरीडे से हमारा क्लियर हो रहा है कि ये टेंस तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो वॉज वाला ऑप्शन भी हमारा क्रॉस हो गया और हमारा आंसर हो गया बी, यानी आंसर हो गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 पर, नन ऑफ द 10 बॉय। देखिए, यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ बच्चों को 10 गर्ल्स तो दिखाई दे रही हैं, नन ऑफ द 10 गर्ल्स, ये 10 गर्ल्स हैं, बच्चों को लगता है कि ये 10 गर्ल्स कर रही हैं, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम इसके मीन पर जाएंगे, नन ऑफ 10 गर्ल्स, इसका मतलब है 10 लड़कियों में से एक भी नहीं, नन का मतलब है एक भी नहीं, तो नन ऑफ द 10 गर्ल्स का मतलब 10 में से एक भी नहीं। तो यहाँ पर जो क्रिया कर रहा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट क्रिया कर रहा है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट क्रिया कर रहा है तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर के आधार पर जो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ सुटेबल होंगी वो हमारे ऑप्शन में से हम चुन लेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए चुनते हैं, इज तो सही है लेकिन गो उसके साथ गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी पे आते हैं, गोज बिल्कुल सही हो सकता है, गोन नहीं हो सकता क्योंकि गोन जो है वो थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आती है, जिनकी हेल्पिंग वर्ब हैज है, हैड या विल हैव होता है, जो यहाँ हेल्प में दी ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्रॉस हो गया। अब बचता है हमारा डी, अनफॉर्चुनेटली ये भी गलत हो गया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, यानी मैंने अभी केवल ऑप्शन ही हटाए हैं, वो भी सब्जेक्ट को देखकर। देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन अपने आप हट गए हैं और हमारा बी ऑप्शन बचा हुआ है जो हमारा सही हो गया। पर ऐसे हम सही का निशान नहीं लगाएंगे, हम खुद जज करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि नन ऑफ द 10 गर्ल्स का मतलब है उन 10 लड़कियों में से एक भी लड़की नहीं। फॉर कॉलेज डेली, डेली वर्ड में बता रहा है कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इससे और क्लियर हो गया कि यहां पर आंसर बी ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा
ऑप्शन है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फिट हो रहा है। विजिट नहीं, सिंगुलर के साथ तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है, और जबकि ये तो विजिट है, फर्स्ट फॉर्म है, और ये प्लूरल के साथ लगती है, इसलिए हमारा क्रॉस हो गया। अब आता है वॉज विजिटिंग, ये हो सकता है, विजिटेड ये भी हो सकता है, इज विजिटिंग ये भी हो सकता है। यानी सब्जेक्ट के आधार पर हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। अब देखते हैं आगे की टेंस, तो सॉरी सेंटेंस है वो किस टेंस और किस समय में जा रहा है। टुमारो यानी यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो कल की कही जा रही है, तो इससे और क्लियर हो गया कि हमारे जो ऑप्शन है वो प्रेजेंट या फ्यूचर के होने चाहिए। तो बी ऑप्शन, सॉरी ये तो पास्ट का है, ये भी गलत हो गया। विजिटेड भी पास्ट का है, ये भी गलत हो गया। और ये विजिटिंग, इज विजिटिंग ये सही होगा। भले ही ये फ्यूचर का नहीं है, लेकिन फिर भी ये आंसर सही है, क्योंकि जब कोई घटना निकट भविष्य में, जब कोई घटना निकट भविष्य में निश्चित तारीख, निश्चित दिन और निश्चित समय पर होने को दर्शाई जाती है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में या फ्यूचर इंडिपेंडेंट में बनते हुए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाई जाती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज शाम को मैं आपके घर आ रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि आज शाम तो फ्यूचर है, वो तो आज शाम को आएगा, लेकिन फिर भी मैं निश्चित कर रहा हूं कि मैं आपके घर आ रहा हूं, और ऐसा निश्चित करते हुए मैं उसे फ्यूचर में न बनाते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना रहा हूं। तो यही रीजन था जिसकी वजह से हमारा आंसर डी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7 यू हैव टू मतलब तुम्हें करना होगा अबाउट आवर प्लान्स फॉर द बिल्डिंग। यहाँ ऑप्शन डी दी गई, इसका मतलब है कि तुम्हें हमारे प्लान्स के बारे में बिल्डिंग के लिए पढ़ना होगा, अर्थात तुम्हें यू हैव टू पढ़ना होगा अबाउट अवर प्लान्स, हमें हमारे प्लान्स के बारे में तुम्हें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ऑप्शन। तो यू हैव टू, देखिए यू के आधार पर हम यहाँ ऑप्शन चुनाव नहीं कर सकते, क्योंकि यू के साथ हैव टू लग ही चुका है। अच्छा टू दिया है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी, और हैव टू का मतलब क्रिया करना है, क्रिया करना पड़ता है। इस प्रकार से टू के साथ लगाई जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर एक ट्रिक हो गई है कि हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, जैसे हैव टू, हैज टू, अबाउट टू, गोइंग टू, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है। रीड्स ये तो फिफ्थ फॉर्म है, इसलिए ये भी गलत हो गया। रीडिंग भी हमारी फोर्थ फॉर्म है, और बी रीडिंग तो हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से आंसर डी हुआ, क्योंकि इसमें रीड फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। ठीक इसी प्रकार से और आगे चलते हैं, क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं। 2 and 2, यहाँ भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ 2 and 2 बच्चों को दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, 2 and 2, और बच्चे इधर प्लूरल समझ लेते हैं। तो मैं क्लियर कर दूं, ये सिंगुलर पेयर वर्ड है। अंग्रेजी में कुछ वर्ड जब एक साथ बोले जाते हैं, मेरा मतलब है कि जिस प्रकार से जब दो वर्ड एक साथ बोले या लिखे या जनरली यूज होते हैं, या कॉमनली वो एक साथ ही यूज होते आए हैं, तो इस स्थिति में वो दो ना मानते हुए उन्हें एक पेयर वर्ड मान लिया जाता है। और जब वन पेयर वर्ड मान लिया गया है तो निश्चित है कि वन पेयर हो गया है, तो वन तो एक हो गया है। और यही वो रीजन होता है जिसकी वजह से उन दो शब्दों को भी सिंगुलर मान लिया जाता है। जैसे इंग्लिश में कुछ वर्ड है, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, स्लो एंड स्टडी, एंड टू एंड टू। तो ये भी उनमें से एक है, इसीलिए 2 and 2 हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है। और सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है तो हम उन वर्ब का चुनाव करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सूटेबल होती हैं। तो मेक तो प्लूरल के साथ आता है, मेक्स ये सही है। इज मेकिंग ये पॉसिबल नहीं है, और आर मेकिंग तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, बी और सी। अब देखो 2 और 2 4 होते हैं, ना कि हो रहे हैं। तो यूनिवर्सल तुरंत भी है कि 2 और 2 4 होते हैं, और यही वो रीजन है कि हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। अब नेक्स्ट पेपर पर चलते हैं, 9 पर। ही ऑलवेज, देखिए ऑलवेज वर्ड ही अपने आप में दिखाता है कि प्रेजेंट का टेंस। मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको। देखिए यहाँ बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ बात और क्लियर करना चाहूंगा कि जो मैं शब्द बता रहा हूं कि यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ प्रेजेंट टेंस बनाया जाता है, डेली, पर डे, एवरीडे, ऑलवेज,
ऑफन, जनरली, इन सब के साथ प्रेजेंट टेंस बनाया जाता है। या वे घटना जो स्टार्ट होती है सेम टाइम पर उनके प्रेजेंट बनाता है। या दो सेंटेंस जब सत्य के साथ जोड़े जाते हैं तो पहली घटना प्रेजेंट रिपीट में बनाई जाती है, दूसरी फ्यूचर में। इन सभी को हम एडवांस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं केवल कुछ सिंपल एग्जाम्पल आपको देकर ये बताना चाह रहा हूं कि आप सिंपल स्टेप से लेकर एडवांस लेवल के स्टेप तक पहुंचेंगे। कि बता चुका हूं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो हम पहले एक धीमे धीमे लेवल के पढ़ेंगे, यानी स्टार्टिंग या इजी लेवल के स्टेप्स हम लेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, किसी बच्चे को जब इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले उसे अल्फाबेट्स पढ़ाए जाते हैं, ABCD पढ़ाया जाता है, ना कि उसे टेंस पढ़ाया जाता है। तो वैसे ही हम धीरे धीरे स्टेट लेवल पढ़ेंगे और इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट के जब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम बड़े बड़े लेवल के फिल द ब्लैंक्स और हाई लेवल के सेगमेंट एरर भी सॉल्व कर पाएंगे। तो याद रखिएगा कि इसके बाद हम एक नया वीडियो और बनाएंगे एडवांस लेवल में, जिसमें हम डू डज की बात नहीं करेंगे बल्कि पॉइंट टू पॉइंट यूज होने वाले रूल्स की बात करेंगे। चलिए वो बात आगे की है, अभी हम अपने टॉपिक में वापस आ जाते हैं। तो ही ऑलवेज, जैसे बताया मैंने कि ऑलवेज प्रेजेंट की पहचान है और ऑलवेज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार हम ऑप्शन का चुनाव करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट कौन है। हमारा सब्जेक्ट है ही, जो एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करेंगे। इज रिस्पेक्टिंग हो सकता है, रिस्पेक्टेड ये भी हो सकता है, रिस्पेक्ट भी हो सकता है और नन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास ऑप्शन मिल रहे हैं। अब बताइए कि ही ऑलवेज हिज एल्डर्स, इसका अर्थ निकलता है कि वह हमेशा अपने बड़ों की, वर्ब रिस्पेक्ट है तो इसका मतलब निकलता है कि वह हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करता है। देखिए हम इसे ये नहीं कह सकते करता था, इसका अब नहीं करता, बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति, ये यूजुअल तुरंत है, कोई व्यक्ति जब भी छोटा होता है और जो बड़ा होता जाता है तो जो भी उससे बड़े होते हैं वो हमेशा उसके लिए रिस्पेक्टेबल ही रहते हैं, वो हमेशा उनको रिस्पेक्ट ही करता है। इसीलिए इस टेंस को हम पास्ट में नहीं ले जा सकते। अब बचा हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, क्योंकि ये यूनिवर्सल तुरंत है, ये पहले भी होता था और आज भी होता है और आगे भी होता ही रहेगा। इसीलिए ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं जा सकता। कंटिन्यूअस बताता है कि ये अभी चल रही है और ये तो पहले होती थी और आज भी होती है। यही वो रीजन है कि हमारा आंसर सी सबसे नजदीक और करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 10 पर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपको याद ही होगा और ये यूनिवर्सल ट्रूथ को ही दर्शा रहा है, इसलिए हमारा आंसर डी हो गया। ये बिल्कुल ऊपर की तरह ही है कि जब भी कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाता है या ऐसी घटना बताता है जो पहले भी होती थी और आज भी घटित होती है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी पहले भी 100 डिग्री सेल्सियस उबलता था और आज भी उबलता है। वो बात अलग है कि आने वाले समय में हो सकता है बदल जाए, लेकिन अगर आज तक उबलता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, वही कंडीशन यहाँ है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। वी शैल नॉट गो आउट इफ इट, हम बाहर नहीं जाएंगे यदि वर्षा होगी। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर लाऊंगा, जब दो घटनाएं फ्यूचर में शर्त के साथ हो रही हूं, फिर ध्यान से सुनिएगा, जब दो घटनाएं फ्यूचर में शर्त के साथ घटित हो रही हूं तो पहली घटना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगी और दूसरी घटना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगी, पर दोनों फ्यूचर में नहीं होंगी। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी घटना पहले प्रेजेंट में होती है, उसके बाद वो फ्यूचर में जाके घटित होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप मुझे बुलाओगे तो मैं आपकी शादी में आऊंगा, हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो दोनों सेंटेंस फ्यूचर में है। अगर आप मुझे बुलाओगे तो मैं आपकी शादी में आऊंगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जिस दिन आप मुझे शादी का वेडिंग कार्ड देंगे मुझे, तो वो दिन मेरे लिए प्रेजेंट होगा और आपके लिए भी, क्योंकि उस दिन आप और मैं एक दूसरे के सामने होंगे और हम प्रेजेंट में उस क्रिया को कर रहे होंगे, और जबकि मेरे आने की क्रिया फ्यूचर में होगी। बस यही एक प्रैक्टिकल रीजन होता है कि जब दो घटनाएं फ्यूचर में समय के साथ या शर्त के साथ जुड़ी होती हैं तो पहली घटना प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है और दूसरी फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसकी ट्रिक बता देता हूं, अगर कोई कंजक्शन इफ, अनलेस, एज सून एज जिस सेंटेंस के साथ जुड़ा होता है, जिस सेंटेंस के साथ जुड़ा होता है
उस सेंटेंस को हम सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। एक ट्रिक हो गई, और बिना ट्रिक के भी हम हिंदी देखकर भी निकाल सकते हैं। जैसे कि वी शैल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स, हम बाहर नहीं जाएंगे यदि वर्षा होगी। तो देखिए होगी के हिसाब से तो बिल सी सही लग रहा है, पर ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इसका आंसर बी सही है। कारण है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ही दिस वर्क्स इफ यू पे, इसमें भी वही बात है कि वह इस काम को करेगा यदि तुम उसे पैसे दोगे। यानी सीधी सी बात है कि तुम पैसे दोगे तो तुम्हारे पैसे देने की घटना प्रेजेंट में होगी और उसकी क्रिया करने की घटना फ्यूचर में होगी। तो देख सकते हैं कि पहली घटना प्रेजेंट में दी गई है, इफ यू पे हिम, तो दूसरी घटना किस में होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी, और फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी, तो इसलिए हमारा आंसर सी हो गया। बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। टॉम डॉट 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 लास्ट नाइट, वेरी इजी। यहां पर लास्ट नाइट दिया गया है, यहीं से सारा ऑप्शन क्लियर हो रहा है कि हमारा जो आंसर होगा वो निश्चित ही प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड नहीं होगा, उसके ऑप्शन पास्ट के वर्ब से रिलेटेड ही होंगे। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, मैंने कुछ एग्जाम्पल इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी दिए हुए हैं, ताकि आप जब भी सॉल्व करें केवल ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही ना ढूंढें, क्योंकि जब आप पेपर देंगे तो निश्चित है कि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही आएंगे, ये भी गारंटी नहीं है। वहाँ तो हर प्रकार के ऑप्शन होंगे, तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो यही वो रीजन है कि मैंने इसमें मिक्स क्वेश्चन कर दिए हैं, ताकि आप अपने दिमाग को बेहतर तरीके से यूज कर सकें, और ये भी देखें कि केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऑप्शन होने से ही और प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाने से ही प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ये भी श्योर नहीं है। हो सकते हैं उसके ऑप्शन कुछ और भी हों और उनके आंसर भी कुछ और हों। इसीलिए सेंटेंस को ढंग से बारीकी से एक एक शब्द को पढ़ें कि हर एक शब्द में एक क्लू होता है, एक पॉइंट होता है जो आपको बताता है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो जैसा कि यहाँ पर क्लू दिया हुआ है लास्ट नाइट, इससे पता चल जाता है कि पूरा सेंटेंस पास्ट में है। तो दिए गए ऑप्शन में से हम उन ऑप्शन को हटा देंगे जो पास्ट को सुटेबल नहीं होते, जैसे कि अराइव, ये पास्ट के लिए पॉसिबल नहीं है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अराइव्स, ये भी नहीं हो सकता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर को दर्शाता है। देखिए मैंने ऑप्शन जानबूझ के दिए ताकि आप टॉम को देखकर अराइव्स लगा लें। और जैसा कि मैंने बताया कि हमें सब्जेक्ट के साथ साथ टाइम को भी देखना है, क्योंकि टाइम और सब्जेक्ट मिलकर ही हमारे सेंटेंस को कंप्लीट बनाते हैं। तो जैसे कि ए और बी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत इसलिए हो गया क्योंकि उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ना तो इसके साथ इज अराइविंग है ना ही वॉज अराइविंग है। तो इस प्रकार से ए बी सी गलत हो गया और आंसर हो गया डी। देखिए आंसर डी बच गया, इसीलिए आंसर सही नहीं है, बल्कि इसलिए भी सही है क्योंकि इसमें अराइव्ड दी है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। नीचे आते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर से संबंधित हम ऑप्शन देखेंगे जो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सुटेबल हो। हैज तो सही है, लेकिन राइट गलत है कि हैज रिटन होता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। बी राइट सही हो सकता है। सी ये भी सही हो सकता था पर नहीं हो सकता क्योंकि राइट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। मैंने पिछली वीडियो में सब बता चुका हूं, आप वहां देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए ये गलत हो गया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर है। अच्छा, इज अराइविंग ये सही हो सकता है, यानी हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये दो ऑप्शन है जिनमें से एक सही होगा। अब बात करते हैं कि और कैसे पता चले कि इनमें से सही आंसर क्या है। तो यहाँ देखेंगे लास्ट में डेली वर्ड दिया है, मैंने अभी बताया भी था, एक सब्जेक्ट और टाइम ये दो ही आपको क्लियर कर सकते हैं कि एक्चुअल में सही ऑप्शन क्या होगा। तो डेली वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है कि क्रिया रोज हो रही है, इसका मतलब है ये क्रिया डी कंटिन्यूअस में नहीं हो सकती। आंसर हो गया बी। इसका अर्थ भी देख सकते हैं, वह
उसे रोज एक पत्र लिखता है। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। ही जनरली, देखिए जनरली वर्ड भी मैं बता चुका हूं कि जनरली, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, नेवर, डेली, पर डे, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ आदि, ये सारे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो हम समझ गए कि हमें ऐसी वर्ब का चुनाव करना है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए सुटेबल हो और साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट को सूट करती हो। क्लियर है? तो गो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो है, लेकिन ही के साथ सुटेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बी गोज, ये सही हो सकता है। वॉज वेंट, ये तो वैसे ही गलत है, वॉज के साथ वेंट नहीं लगता। और हैज गॉन, ये सही हो सकता था पर ये नहीं हो सकता क्योंकि जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। दूसरी बात, अगर इसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी समझते तो मैं ये बता दूं कि हैज का प्रयोग जनरली से पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ठीक सब्जेक्ट के बाद होता है, और यहाँ पर जनरली पहले दे दिया गया है, तो यहाँ ऑप्शन खाली स्थान दिया ही नहीं है। तो क्लियर हो गया कि हमारा आंसर डी भी गलत है और आंसर बी हमारा सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन 16 को पढ़ते हैं। ये हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। वन ऑफ द बॉयज, देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हो वन ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में से एक, यानी हमारा सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर हो गया। तो सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार ऑप्शन ढूंढेंगे। डू, ये तो गलत हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता ही नहीं है। डज, ये भी आता है। डिड आ सकता है, हैज भी आ सकता है, यानी हमारे पास ऑप्शन 3 है, बी सी डी। अब देखते हैं कि टाइम किस में गया। लास्ट नाइट, आओ यहां से क्लियर हो गया। टेंस तो प्रेजेंट का है ही नहीं, ये तो पास्ट इंडेफिनिट का है। जब पास्ट इंडेफिनिट का है तो आंसर भी क्लियर हो गया कि बी हो नहीं सकता और डी हो नहीं सकता, और पास्ट इंडेफिनिट के साथ हेल्पर लगती है डिड, तो हमारा आंसर हो गया डिड। और परफेक्ट ना होने का दूसरा कारण ये है कि परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और जो रंग होती जैसे रिंग, रैंग और रंग, जबकि हमारे पास तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है डिड के साथ। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। अब आगे पढ़ते हैं सेगमेंट एरर। देखिए सेगमेंट एरर में हमें इसी चीज का ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब सुटेबल है या नहीं, और दिए हुए सेंटेंस में टाइम क्या दिया हुआ है। टाइम और हेल्पिंग वर्ब देखकर ही हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब अथवा किसी भी ऑप्शनल या फिल द ब्लैंक या सेगमेंट एरर वाले ऑप्शनल में से सही आंसर का चुनाव कर सकते हैं। हम सेगमेंट एरर की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए, वन ऑफ द बॉयज, देखिए यहाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ, वन ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में से कोई एक, यानी क्रिया कौन कर रहा है, एक कर रहा है। जब सब्जेक्ट एक है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो आर दिया गया है। इसी से पता चल जाता है कि ये ऑप्शन गलत है। इस प्रकार से हमारा सेगमेंट एरर ए हो गया। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर बताता हूँ, वन ऑफ द बॉयज यानी लड़कों में से कोई एक, अर्थात लड़कों में से कोई एक क्रिया कर रहा है। जब क्रिया एक कर रहा है तो सब्जेक्ट एक हो गया, और सब्जेक्ट एक है यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ आर की जगह इज होना चाहिए। तो ये हमारा सेगमेंट एरर हो गया। 18 में देखिए, माधवी गो टू, देखो यहीं पर देखने में पता चल जाता है, सेगमेंट एरर में हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि माधवी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो यहाँ पर गोज आना चाहिए। चलो अगर इसे पास्ट भी मान लेते हैं तो डेली वर्ड है, जो टाइमिंग बता रहा है, इससे ही पता चल जाता है कि टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है ही नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए। और फिफ्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस जुड़ा होना चाहिए। मैंने इसका अधिक डिटेल पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि एस, ई एस या आई एस कैसे जोड़ते हैं, वो आप पिछली वीडियो में
जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया। यहाँ केवल पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ गो दिया हुआ है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, इसीलिए हमारा गो गलत हो गया, यहाँ गोज होना चाहिए था। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सेगमेंट ए एरर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नेवर टॉक्स। देखो यहाँ भी गलती है, यहाँ भी सेगमेंट ही एरर है कि आई हमारा प्लूरल है और नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, जनरली बता चुका हूँ प्रेजेंट रिपीट की पहचान होती है। तो यहाँ पर आई प्लूरल है और प्लूरल के साथ टॉक्स नहीं आता, टॉक्स तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टॉक आना चाहिए था, यानी इस टुकड़े में एरर है, यानी ये एरर ए तक है, इसीलिए हमारा सेगमेंट एरर हो गया। बात करते हैं लास्ट नाइट। देखिए सबसे पहले तो हमने लास्ट नाइट से क्लियर हो गया कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में तो है ही नहीं, पास्ट में। और जब पास्ट में है तो पूरे सेगमेंट में हम यही देखेंगे कि सेंटेंस का हर एक सेगमेंट उस पास्ट टेंस के अनुसार ही बना हो, या वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सपोर्ट करता हो हर सेगमेंट। तो लास्ट नाइट आई हैव, देखिए मुझे आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि आई हैव मुझे बता रहा है कि हैव जो है और उसके साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। किसकी पहचान है? मैंने इसकी वीडियो भी बना दिया है, ये आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लिंक भी दिया हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हैज और हैव हेल्प वर्ब होती है जो आया हुआ है, क्योंकि ये हेल्प वर्ब प्रेजेंट का है और टेंस हमारा पास्ट का है, तो नो डाउट ये हमारा एरर हो गया। इस प्रकार से सेगमेंट ए हमारा एरर हो गया। आते हैं ही गेट। देखिए अभी ही गेट से ये तो क्लियर हो रहा है कि ये हमारा सेगमेंट एरर है, पर हम ये नहीं कह सकते कि ये गेट्स होगा कि गॉट होगा। हम आगे का सेंटेंस देखते हैं। ही गेट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड डेली। ये डेली वर्ड से पता चल रहा है कि टेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और फिर उसमें लिखा हुआ आई डोंट, ये भी बता रहा है। इस प्रकार से हम समझ गए कि दो सेगमेंट यानी डेली और डोंट, ये दो सेगमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिफाइन कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पूरा सेंटेंस ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर मेन वर्ब को अपने फिफ्थ फॉर्म में आना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गेट्स होना चाहिए। गेट्स होने पर सेंटेंस सही हो जाएगा, पर यहाँ पर गेट्स नहीं है, गेट है। इस प्रकार से ये सेगमेंट ए हमारा एरर हो गया। बात करते हैं 22 पर। मुकेश डज नॉट हैव, ये सही है। हम देख सकते हैं कि मुकेश सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आगे देखते हैं गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट ही कैन। देखो यहाँ भी देख सकते हैं कैन दिया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही दिखा रहा है। इसका मतलब ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। स्पोक, यहाँ पर गड़बड़ है। आप जानते ही हैं कि कैन, शुड, वुड, मे, माइट, जितने भी मॉडल्स होते हैं, सिंगल वर्ड मॉडल्स होते हैं। दो प्रकार के मॉडल्स होते हैं, सिंगल वर्ड मॉडल, डबल वर्ड मॉडल्स। इसको हम मॉडल्स में पढ़ेंगे। सिंगल वर्ड मॉडल्स का मतलब होता है वे मॉडल्स जिनमें सिंगल वर्ड आते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, डेयर, नीड। डबल वर्ड मॉडल्स का मतलब होता है जिनमें डबल वर्ड होंगे, जैसे कि कुड हैव, मस्ट हैव, शुड हैव आदि। तो यहाँ पर कैन दिया है जो सिंगल वर्ड मॉडल है, और जितने भी सिंगल वर्ड मॉडल्स होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर स्पोक की जगह स्पीक होना चाहिए था। तो ये हमारा एरर हो गया। तो एरर किसका है? ये डी का है। तो इस प्रकार से हमारा एरर डी हो गया। आगे चलते हैं।
शी शैल टीच योर ब्रदर इन टाइम एवरीडे। मैंने बता चुका हूँ कि जब भी एवरीडे आता है तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाता है, और क्योंकि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसे क्लियर हो जाता है कि सिंगुलर के साथ वर्ब की फेस फॉर्म आना चाहिए, जबकि यहाँ तो इसे फ्यूचर इंडेफिनिट बनाया गया है, तो ये हमारा एरर हो गया। तो उसका सही क्या होगा, शी टीचेस। अगर शी टीचेस होता तो वो सही हो जाता। शी हैव, देखो यहीं पर एरर है, मैं आपको फिर क्लियर कर दूं। हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है और हैज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, शी एक सिंगुलर है और शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हैव नहीं हैज आना चाहिए। इस प्रकार से सेगमेंट ए हमारा एरर हो गया। पढ़ते हैं ईच ऑफ द गर्ल्स। यहाँ देख सकते हैं ईच ऑफ द गर्ल्स, तो यहाँ गर्ल्स बहुत सारी हैं, लेकिन हमें इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। ईच ऑफ द गर्ल्स का मतलब है लड़कियों में से प्रत्येक, अर्थात यह क्रिया कितने कर रहा है, प्रत्येक लड़की क्रिया कर रही है। प्रत्येक मतलब हर एक लड़की क्रिया कर रही है, तो हर एक लड़की क्या हो गई, इंडिविजुअली हो गई, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गई या सिंगुलर सब्जेक्ट हो गई, तो इसका मतलब टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अब ये पता कैसे चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है कि पास्ट इंडेफिनिट का है, तो आप देख सकते हैं यहाँ डेली वर्ड दिया हुआ, तो डेली वर्ड हमें इंडिकेट कर रहा है कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इससे समझ गए जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फेस फॉर्म आती है, अर्थात वो वर्ब जिसके लास्ट में एस, ईएस या आईएस लगा होता है, जबकि ये स्टडी है जो कि बिल्कुल गलत है, इसके साथ आना चाहिए था स्टडीज, तो ये नहीं आया है, इसीलिए हमारा एरर हो गया बी। आगे चलते हैं 27 में, ही विल नॉट कम इफ यू विल नॉट इनवाइट अस, सॉरी वी विल नॉट कम इफ यू विल नॉट इनवाइट अस, हम नहीं आएंगे अगर तुम नहीं बुलाओगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली घटना तुम्हारे बुलाने की होगी और तुम्हारे बुलाने की घटना पहले होगी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। बता चुका हूँ जब दो क्रियाएं फ्यूचर में शर्त के साथ जुड़ी हो तो पहली घटना प्रेजेंट इंडेफिनिट में घटित होती है, दूसरी घटना फ्यूचर इंडेफिनिट में, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है, और पहली घटना प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, दूसरी घटना फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है। और जब पहली घटना प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो रही है वो होगी तुम्हारे बुलाने की, इफ यू इनवाइट, तो यहाँ पर विल नहीं आएगा, तो इफ यू डोंट इनवाइट आएगा, तो ये एरर हो गया बी। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, आई एम नोइंग हिम वेरी वेल, तो यहाँ पर ये पहला एरर है, ये हम एडवांस नाउन में पढ़ेंगे, सॉरी एडवांस आर्टिकल में पढ़ेंगे। यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, कुछ क्रियाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस प्रकार से होती हैं कि वो क्षण भर में ही समाप्त हो जाती है, ये समझिए कि वो सेकंडों में समाप्त हो जाती हैं, वो कंटिन्यूस नहीं चल सकती, जैसे स्मेल, शी, नो, लव, हेट, नोटिस, प्रेफर आदि। तो यहाँ पर नो जो वर्ड है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की उन क्रियाओं में आता है जो क्षण भर में हो जाती हैं, इसीलिए नो का नोइंग नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति, कोई हमसे पूछता है कि आप मुझे जानते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, या तो हम उसे जानते हैं तो हम ये कहते हैं हाँ मैं आपको जानता हूँ, या फिर हम कहते हैं कि मैं आपको नहीं जानता, पर हम ये नहीं कहते आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारा पहला जो सेगमेंट है वो गलत है, तो ये हमारा पहला सेगमेंट एरर हो गया। थैंक यू सो मच, आपको श्योर है कि समझ में आया होगा। ये तो रहा मेरी तरफ से प्रैक्टिस, लेकिन मेरे पढ़ाने से आपको ये कितना आया ये भी क्लियर नहीं हुआ है। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से एरर निकालते हैं। अब इसको जानने के लिए कि आपको कितना आ गया, मैं इसके लिए आपको टेस्ट पेपर दे रहा हूं। देखिए मैं इन टेस्ट पेपर को आपको करने के लिए दे रहा हूं, मैं इसके आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ध्यान रखिएगा। इनके आंसर शीट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, वहां पर मिल जाएगी, लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं देखना है, पहले खुद सॉल्व करना है। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, बारीकियां देखें, फिर सॉल्व करें और फिर उसके बाद आंसर शीट को देखें और फिर चेक करें कि आपके कितने सही कितने गलत हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे दोबारा
पूछ सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो मैं आपको पेपर देने वाला हूं। पेपर नाउ प्रैक्टिस योरसेल्फ। अब आप खुद प्रैक्टिस करें। तो पहला पेपर आप पोज करके क्वेश्चनों को स्टडी कर लीजिए। सेकंड, थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो इस प्रकार से 36 क्वेश्चन है आपको, जिसमें मैंने सेगमेंट एरर भी दिए हैं और फिल द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं। और आप सभी इन्हें प्रैक्टिस करें। आई एम श्योर आप इन्हें करेंगे और एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको मेरी वीडियो से किसी भी प्रकार की हेल्प होती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय। टेक केयर।